मैं केवल ये कह रहा हूँ कि रेस अभी भी ओपन है। जो ये 3 राज्यों में हुआ, हो सकता है गुजरात में भी वैसा हो सकता है पड़ोस के राज्यों में, लेकिन इसका बंगाल से क्या संबंध है, तमिलनाडु से क्या संबंध है, बाकी सब भारत से क्या संबंध है, या झारखंड और बिहार से क्या संबंध है? कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को हराना संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हराना आसान है। नहीं तो मोदी कहते हैं इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को हराना। ये तो कोई एजेंडा नहीं है ना। इस पर तो जनता कैसे वोट दे सकती है? आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे इस देश के लिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हारी, लेकिन वो सरकार अनपॉपुलर नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी उसके विरुद्ध, मुख्यमंत्री पॉपुलर थे। महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि क्या वो खुल्लम खुल्ला इस तरह की खरीद फरोख्त को स्वीकार करना चाहती है। नमस्कार, बोलबेडूच्या या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत मला सांगायला आनंद होतो की खास गेस्ट आहेत योगेंद्र यादव सर. स्वराज्य संघटनेचे संस्थापक आहेत. आता भारत जोडो यात्रा जी आहे त्याच्यामध्ये ते सहभागी होते. कृषी आंदोलनाचे समन्वयक आहेत, राजकीय विश्लेषक आहेत. सर, पहले मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं खाली राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता तो वो सबसे पहली पहचान है। और महाराष्ट्र से आपका लगाव भी बहुत है और हम भी आपको बहुत साल से पढ़ते आए हैं। आज ही लोकसत्ता में जो इंडियन एक्सप्रेस में आपका कॉलम आता है उसी से मैं शुरुआत करूंगा। एक अच्छी बात ये लगी कि जो अभी हाल में नतीजे आए 5 राज्यों के, उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि दोस्त रेस अभी बाकी है, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये आपको क्यों लग रहा है कि अभी भी, क्योंकि बहुत सारे आपने लोग हैं। ठीक समराइज किया। मैं कोई 2024 की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि रेस अभी भी ओपन है, ये रेस बंद नहीं हुई है। क्या हुआ है कि जैसे ही वो 3 राज्यों के परिणाम आए और वो थोड़ा सा अप्रत्याशित थे, बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली और कांग्रेस को अप्रत्याशित धक्का लगा, उससे निष्कर्ष ये निकाल दिया गया कि अब तो 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश का हो गया। बस भूल हो जाओ गया। अब 2029 का ही सोचो। डन वो जो बीजेपी का स्टाइल होता है ना, डुगडुगी बजाना और वो सब करना, और दुर्भाग्य से इस देश का मीडिया भी सारा इसके अंदर लग जाता है। हैट्रिक 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 प्रधानमंत्री ने बोल दिया। और बीजेपी का स्टाइल है, उसे हिंदी में हम कहते हैं धूल में लठ मारना, कि बहुत सारी धूल पड़ी हो, उसमें जोर से आप लठ मारिए तो इतना गर्दा उड़ेगा कि आपको जो आंख के सामने चीज़ें वो दिखाई नहीं देगी। तो हुआ यही है कि पिछले 1 सप्ताह से लोगों को आंख के सामने जो चीज़ है वो दिखाई देनी बंद हो गई है, और मैं केवल वही कर रहा हूँ कि आंख के सामने जो कुछ है उनको याद दिला रहा हूँ। और वो क्या है, मैं सिंपली इतना कह रहा हूँ कि देखिए 2024 का जो चुनाव है उसका वो दौड़ अभी भी खुली है। इस कारणों से इनका तर्क क्या था? जो हैट्रिक की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कहें वो ठीक है, समझ आता है, क्योंकि एक नेता का काम है अपना उत्साह बढ़ाना, मोदी की गारंटी, मोदी की हैट्रिक, सब इसमें कोई एतराज की बात नहीं। मीडिया ये करने लगता है तो मुझे बड़ा विचित्र बात लगती है। इसको विश्लेषण बताया जाता है। हमें क्या बताया गया था? बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली है कि अब तो तुम भूल ही जाओ। दूसरा ये कि ये जो सफलता है ये सिर्फ इन 3 राज्यों में नहीं है, आप समझिए पूरे हिंदी इलाके की, आप पूरे देश की आपको तस्वीर मिल गई, हिंदी हार्टलैंड। और तीसरा ये कि अब विधानसभा में हुआ है तो लोकसभा में तो होगा ही होगा। तीनों बातें गलत हैं। पहला, ये जो इतनी बड़ी सफलता बीजेपी की बताई जा रही है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी है, बाकी जगह नहीं है। राजस्थान में सिर्फ 2% वोट का फर्क है दोनों पार्टियों में। छत्तीसगढ़ में 4% का फर्क है। बदलते कोई समय नहीं लगता, संभव है, असंभव बिल्कुल नहीं इन दोनों को पलटना। दूसरा कि अगर आप इसमें तेलंगाना भी जोड़ लें और 4 राज्यों का वोट मिला लें तो कुल मिला के कांग्रेस को ज़्यादा वोट है बीजेपी से। बीजेपी को है 4 करोड़ 80 लाख 82 लाख वोट है, कांग्रेस को है 4 करोड़ 92 लाख। 10 लाख वोट ज़्यादा है बीजेपी को कांग्रेस से, कांग्रेस को बीजेपी से। तो भाई कैसे देश का एक फैसला हो गया? दूसरा, ये मानना कि इन 3 राज्यों में जो होगा वो पूरे भारत में होगा, इसका तो कोई आधार नहीं है ना। जो ये 3 राज्यों में हुआ, हो सकता है गुजरात में भी वैसा हो सकता है पड़ोस के राज्यों में हो, लेकिन इसका बंगाल से क्या संबंध है, तमिलनाडु से क्या संबंध है, बाकी सब भारत से क्या संबंध है, या झारखंड और बिहार से क्या संबंध है? कोई नहीं है। तो ये है। और तीसरा, ये कहना कि विधानसभा में हुआ तो लोकसभा में जरूर होगा, उसकी काट पिछली बार ही है। पिछली बार बीजेपी तीनों हारी थी, लोकसभा में जीती। 2003 में कांग्रेस इन 3 जगह हारी, लोकसभा में जीती। तो ये तो बदलता रहता है।
तो अभी से हम कैसे मान सकते हैं कि ये चुनाव एक तरफा रहेगा? बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, बीजेपी की जीत हुई, अप्रत्याशित जीत हुई, बीजेपी अप हुई है, कांग्रेस इससे डाउन हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे बीजेपी के पक्ष में एक हवा बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इससे जमीनी समीकरण बिल्कुल नहीं बदले हैं। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन सर ये चीज़ें बताई जा रही है कि बीजेपी के 4 मुद्दे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। एक हिंदुत्व बताया जा रहा है, एक लाभार्थी योजना बताया जा रहा है, एक उनका नेशनलिज्म है और संगठन। प्रशांत किशोर जैसे भी लोग बोल रहे हैं कि ये जो 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनको अगर काउंटर नहीं करते हैं तो मुश्किल है। तो क्या आप मानते हैं, और क्या रणनीति अभी रहनी चाहिए? ठीक है कि निराश नहीं होना चाहिए, रेस अभी शुरू हुई है, लेकिन जो इंडिया आघाड़ी है या कांग्रेस है, तो अब समय बहुत कम बचा है, तो क्या काउंटर प्लान होना चाहिए? उनके आगे के चैलेंजेस क्या मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को हराना संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हराना आसान है, काम करना पड़ेगा। बीजेपी के पास कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, और आपने 2-4 दूसरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट का जिक्र नहीं किया। मनी, मीडिया, ये सब तो ईडी, आईटी सब उनके साथ हैं। साम दाम दंड भेद पूरा है बीजेपी के साथ, तो इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात है, इस देश में जनता जब मन बना लेती है, सब पैसा वैसा इधर, देखिए तेलंगाना, मिजोरम पैसा था, तेलंगाना में कितना तो पैसा था बीआरएस के पास, उसके उतना बराबरी ना बीजेपी कर सकती थी ना कांग्रेस कर सकती थी, अंत में पैसा हार गया ना। जब जनता मन बना लेती है तो होता है बदलाव। जनता मन कैसे बनाएगी? आज देश की जो सच्चाई है, महंगाई, बेरोजगारी, देश में जो आर्थिक लूट हो रही है, देश के हर एयरपोर्ट, हर पोर्ट, हर तरह की चीज़ को लूटा जा रहा है, ये सच जनता तक पहुंचाना होगा। कौन पहुंचाएगा? विपक्ष को पहुंचाना पड़ेगा। अपने आप तो जनता को नहीं पता लगेगा। जनता तो बैठी सोचती है कि चीन के बॉर्डर पे भारत की सेनाओं ने चीन को खदेड़ दिया है। अब जो बॉर्डर पे सच्चाई है, सैटेलाइट इमेजेस तो जनता नहीं देखती ना, वो तो हमें पढ़ के बताना है जनता। तो विपक्ष के सामने चुनौती है, चुनौती 2-3 है। नंबर 1, पहले तो इंडिया गठबंधन ठीक से काम करे, बना है तो आपसी खींचतान को कम करके अपना जो सीट का जो अपना है समीकरण, वो स्पष्ट करें। महाराष्ट्र में पता होना चाहिए कितनी शिवसेना, कितना वो, और कौन आएंगे, प्रकाश अंबेडकर आएंगे नहीं आएंगे, जो भी ये स्थिति पता लगनी चाहिए, उसको स्पष्ट करें, ताकि एक विश्वास जनता को बने, हाँ भाई ये सब लोग मिल के लड़ रहे हैं। दूसरा, इंडिया कोएलिशन अपना एजेंडा देश के सामने रखे कि भाई हम ये चीज़ करेंगे, जनता को पता तो लगे। नहीं तो मोदी कहते हैं इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को हराना। ये तो कोई एजेंडा नहीं है ना, इस पर तो जनता कैसे वोट दे सकती है? आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे इस देश के लिए, वो है। और तीसरा, उस चीज़ को फिर आपको ज़मीन पे उतारना होगा, है ना, ये सब करना होगा। ये सब कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, नामुमकिन नहीं है। सर मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे मिथक होते हैं, मिथ्स होते हैं कि चेहरा चाहिए होता है, तो ये हमने देखा कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बीजेपी ने किसी का चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं किया। जहाँ चेहरा प्रोजेक्ट किया दिल्ली, वहाँ पे वो हार गए, किरण बेदी है, तो वो मिथक टूट गया। डबल इंजन की बात कही गई, तो कहीं डबल इंजन चलता है, कहीं नहीं चलता। हिमाचल में नहीं चला, तेलंगाना में नहीं चला, लेकिन शायद इधर चला। जो लाभार्थी योजना है उसका भी लाडली बहू, लाडली बहना है, वो चली ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन रैतू बंधु नहीं चली, चिरंजीवी नहीं चली। तो सर ये क्या है, मतलब ये कंफ्यूज कर देता है मुझे से पत्रकार को। दिक्कत ये होती है कि हम सोचते हैं चुनाव केवल एक फैक्टर से जीता या हरा जाता है। आप कहते हैं रायतू बंधु चला, लाडली बहन नहीं चला, लाडली बहना चला, नहीं, ये बात गलत है। ऐसा कुछ दोनों ही थोड़ा थोड़ा चले। रायतू बंधु से उनको फायदा हुआ, लेकिन केवल एक योजना के आधार पे आप पूरा चुनाव नहीं जीत सकते, लोगों को बाकी चीज़ें भी दिखती थी। लाडली बहना सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर था बीजेपी की विक्ट्री में, उससे बड़ा फैक्टर नहीं था। ये जो कहा जा रहा है कि केवल लाडली बहन योजना के आधार पे जीत लिया, ये गलत है। कल परसों CSDS के आंकड़े छपे हैं, पोस्ट पोल सर्वे के, वो दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को मर्दों में ज़्यादा वोट था, महिलाओं में कम था। ये सब टीवी के ऊपर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं कि केवल महिलाओं के वोट के आधार पे बीजेपी जीत गई, ऐसा कुछ लेकिन सर वहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी बोल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी की जगह पे। तो ये इसके बारे में फिर एक स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सरकार कोई बहुत शानदार सरकार थी, ऐसा लोग नहीं मानते थे।
जितने पत्रकार गए सब लोग गए, सबने लोग कह रहे थे देखा। ऊब चुके थे ऊब चुके शिवराज थे, चौहान लोग से। कह रहे थे कि भाई बदलाव चाहिए। मैं खुद वहां गया, एक भी पत्रकार आप बता दीजिए जिसने कहा हो चुनाव से पहले कि बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है, आंधी चल रही है, कोई व्यक्ति नहीं होगा कहने वाला, क्योंकि था ही नहीं ऐसा जमीन पे। अब कह दीजिए प्रो इनकम्बेंसी था। जो हुआ है वो ये शायद, हालांकि मैं मध्य प्रदेश के बारे में ईमानदारी से बताऊं, वो इतने बड़े परिणाम से बीजेपी क्यों जीती, 8.6%, ऑलमोस्ट 9%, ये तो मुझे आज भी समझ नहीं आता। लेकिन जो बीजेपी ने किया वो समझ आता है। बीजेपी ने कुछ सरकारी योजनाओं से न्यूट्रलाइज किया, बीजेपी ने अपनी सांगठनिक शक्ति बहुत लगाई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास सांगठनिक शक्ति बहुत गहरी है, दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर है बीजेपी मध्य प्रदेश में, वो लगाई। और प्रधानमंत्री ने खुद अपनी काफ़ी ऊर्जा उसमें लगाई। इसके अलावा और क्या कुछ लगाया ये मैं जानता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश विचित्र, बाकी इसके अलावा सारे राज्यों में समझ आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हारी, लेकिन वो सरकार अनपॉपुलर नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी उसके विरुद्ध, मुख्यमंत्री पॉपुलर थे, लेकिन एमएलए पॉपुलर नहीं थे, और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, हारे। तो इस तरह से हमें इसे समझना चाहिए। चुनाव को केवल एक सिंगल फैक्टर के आधार पे हम जो सोचते हैं, ऐसा होता नहीं। क्रिकेट के मैच में भी तो नहीं होता है ना। तो जो हम क्रिकेट के मैच में अपनी बुद्धि लगाते हैं वो राजनीति में भी लगानी चाहिए। सर, दूसरे राहुल गांधी से जुड़े दो मुद्दे हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा, जो कर्नाटक में हमको असर देखने को मिला, तो यहाँ पे उतना असर नहीं लग रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या, और दूसरा उन्होंने जो ओबीसी का या जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, तो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हुआ ऐसा लोग मान रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो दो मुद्दे हैं, जो जातिगत जनगणना है और भारत जोड़ो के लोग, तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से उनको चारों राज्यों में फ़ायदा हुआ, पर वो फ़ायदे के साथ कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा के फ़ायदे के साथ बीजेपी सरकार की अनपॉपुलैरिटी और कांग्रेस के संगठन का बड़ा जम के काम करना और सिद्धरमैया की पॉपुलैरिटी, वो सब मिला के परिणाम बना। जो तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा की पॉपुलैरिटी प्लस कर्नाटका का परिणाम और रेवंत रेड्डी का आना, तीनों ने मिला के कांग्रेस की किस्मत पलटी। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन माइनस कांग्रेस का अंदरूनी झगड़े, ये जो ऐसे व्यक्तियों को टिकट देना जो कि जिनके खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी है, और राज्य का जो इतिहास है 5 साल बाद, राज्य बहुत लोग मुझे राजस्थान में मिले, आप सरकार तो ठीक चलाइए लेकिन अब रोटी तो पलटने का टाइम आ गया ना, वो है, वो सब था। तो कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, केवल एक फैक्टर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा से प्लस हुआ, लेकिन वहाँ माइनस काफ़ी और चीज़ें। और जातिगत जनगणना का इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस को जातिगत जनगणना से इस बार फायदा नहीं हुआ। ओबीसी का वोट मुख्यतः बीजेपी को गया है, कांग्रेस को नहीं गया, लेकिन उसका एक साधारण कारण मैं समझता हूँ। जातीय जनगणना की सारी बात केवल टीवी और अखबारों पे थी। मैंने कहीं जमीन पर कांग्रेस के किसी भी नेता या कैंडिडेट या कार्यकर्ता को जातीय जनगणना की बात करते हुए भी चुनाव में नहीं सुना। जब मुद्दा ही नहीं बनेगा तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। और याद रखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसका लाभ आपको तत्काल में नहीं मिलता है। वीपी सिंह के प्रयोग से भी हम जानते हैं, सबसे पहले जाति के सवाल में सतर्क वो होते हैं जिनको नुकसान होना होता है, जिसको फ़ायदा होना होता है उसको बहुत बाद में पता, दूरगामी है, लॉन्ग टर्म है। सर, एक इसका नैरेटिव ये भी जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, साउथ नॉर्थ डिवाइड, और खुद प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि ये बाइनरी ठीक नहीं है, क्योंकि सब कांग्रेस पुदुचेरी छोड़ के, बीजेपी पुदुचेरी छोड़ के कई दक्षिण भारत में नहीं है, और कांग्रेस जो है वो हिमाचल और झारखंड में इनके साथ है। तो ये जो बीजेपी मुक्त नॉर्थ साउथ और कांग्रेस मुक्त नॉर्थ, और इसका ये भी बोल रहे हैं कि आप उनको पहले बीमारू राज्य बोलते थे, अब उनको काऊ बेल्ट, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं? मैं सहमत हूँ प्रधानमंत्री की इस बात से कि इसको इस तरह से बाइनरी में प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, और इसके नाम पे या तो दक्षिण भारत को गाली देना या उत्तर भारत को गाली देना, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा पैटर्न बन जाता है। आपको ध्यान होगा 1977 के चुनाव में पूरे उत्तर भारत ने जम के कांग्रेस को हराया था और पूरे दक्षिण भारत ने बचा लिया था कांग्रेस को। एक चुनाव में वो पैटर्न था, अगले चुनाव तक वो बदल गया था। तो ये एक तात्कालिक पैटर्न बनते हैं। ये बात सच है कि उत्तर भारत की जो हिंदी पट्टी है
प्लस गुजरात और उधर आप माइनस बिहार और झारखंड, इसमें बीजेपी ने अपना एक गढ़ बना लिया है ना। इसको आप राज्य की गरीबी से या उसके कोई गहरे चरित्र से मत जोड़िए, ये बीजेपी की राजनीति का परिणाम है। और दक्षिण भारत का वैसे मैं बहुत प्रशंसक हूँ, दक्षिण भारत में बहुत बढ़िया चीज़ें हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि दक्षिण भारत से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, सामाजिक न्याय सीखना चाहिए, सरकार वेलफेयर स्कीम सीखनी चाहिए। लेकिन इसे दक्षिण बनाम उत्तर का मुद्दा बनाना गलत है। मैं समझता हूँ सब पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बुनियादी एकता है और वो एकता अंततः राजनीति में अभिव्यक्त होती है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी पट्टी के बाहर जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ बीजेपी को चुनौती मिलती रहती है। आज असम में नहीं है बीजेपी को, लेकिन कल हो सकती है वहाँ पे भी। ये जो क्षेत्रीय राजनीति है और फेडरलिज्म का सवाल है, ये बीजेपी, तो इसे नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं कहता, मैं बीजेपी वर्सेस फेडरलिज्म कहता हूँ, वो है सवाल। सर इससे ही जुड़ा सवाल है, क्योंकि डिलिमिटेशन आ रहा है तो ऐसे मान रहे हैं कि दक्षिण के जो मतदार संघ है वो कम होने वाले हैं, लोक संख्या आधार होगा तो उत्तर भारत के मतदार संघ बढ़ने वाले हैं संख्या में। तो ऐसे में क्या ये और डिवाइड बढ़ेगा? इसके आप सामाजिक परिणाम भी क्या देखते हैं? मेरे विचार से ये बात तो सही है कि जनसंख्या के आधार पे बदलाव हो सकता है, लेकिन याद रखिए 1971 के बाद से इस देश ने उसको रोका हुआ है। तो ये पहली बार ये डिलिमिटेशन नहीं है। 1971 में इस देश ने फैसला किया था कि अब के बाद जनसंख्या में जो बदलाव होगा उससे लोकसभा की सीटों में बदलाव नहीं होगा। ये एक तरह का कॉम्पैक्ट है। ये पहले 30 साल के लिए किया गया था, फिर 30 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, और मैं समझता हूँ 60 साल से चले हुए समझौते को अब आप पलट नहीं सकते। ये एक तरह से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है भारत के फेडरलिज्म का, और अगर केवल जनसंख्या के नाम पे इसे पलटा गया तो उससे बहुत देश की एकता को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि केवल हिंदी पट्टी को देश में बहुमत मिल जाएगा, जो पहले कभी नहीं था। इससे हिंदी क्षेत्र के बाहर का जितना भी भारत है उसके मन में संदेह बढ़ेगा, उसके मन में अकबकाहट बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी करना भारतीय संघ के लिए और भारत की एकता के लिए समझदारी की बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि जो समझौता एक बार हो गया, अब उस समझौते पे कायम रहना चाहिए। नॉर्थ साउथ का जो बैलेंस है उसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जनसंख्या के आधार पे बदलेंगे तो फिर वो जीडीपी के आधार पे बदलने की मांग करेंगे। तो इस पे जहाँ जैसा है वहाँ रहने दिया जाए अच्छा। सर आखिरी 2 सवाल लेंगे हम। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की राजनीति को आपका आकलन क्या है? 2019 के बाद यहाँ पे जो हुआ है, लोगों में आज भी संभ्रम है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ जाएगा कल, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? जो उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिली थी, क्या वो रहेगी? जो शरद पवार को अजित पवार की वजह से सहानुभूति है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मुझसे बेहतर तो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से दिल्ली से आके क्या बता सकता हूँ महाराष्ट्र में गांव में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। आप मुझसे बेहतर देख रहे हैं। मेरे मन में तो प्रश्न यही है कि महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि क्या वो खुल्लम खुल्ला इस तरह की खरीद फरोख्त को स्वीकार करना चाहती है। सारी दुनिया जानती है कि शिंदे किसके कहने पे कहाँ गए, किस होटल में रहे, कहाँ गए, किससे आए। क्या महाराष्ट्र की जनता उसके ऊपर मोहर लगाना चाहती है, कहना चाहती है कि शाबाश आगे से और करो, बहुत अच्छा। अजीत पवार किस दबाव में गए हैं बीजेपी में, सारी दुनिया जानती है। क्या देश कहना चाहता है कि ईडी और आईटी के दबाव के अंदर ये सरकारें बदली जाएं? अगर महाराष्ट्र ऐसा चाहता है, ये तो राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है, तो क्या महाराष्ट्र इस देश में महाघोटाले और महाकरप्शन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है? यही मुझे बोला कि भोपाल की सभा में मोदी जी बोलते हैं कि सिंचाई स्कैम हुआ, 70,000 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ, और 4 दिन बाद वो अर्थमंत्री बनाए जाते हैं और उनको चाबियां दी जाती है। तो देश के सामने है ना। अब देश की जनता इस बात को तय करे। लोगों को भ्रष्टाचार होना चाहिए। सवाल ये है कि इस चीज को मुद्दा विपक्ष कैसे बना पाता है। देखिए, मुद्दा अपने आप बनता नहीं है, मुद्दा बनाना पड़ता है, और बनाने में विपक्ष को कितनी समझदारी है ये हमें पता लगेगा। ये महाराष्ट्र की जनता की राजनीतिक मैच्योरिटी की परीक्षा है, और महाराष्ट्र की जनता भविष्य के लिए क्या एक मॉडल बनाना चाहती है उसका इम्तिहान है। सर आखिरी सवाल, जो आपने बोला कि आपकी जो पहचान है वो सामाजिक कार्यकर्ता की है,
तो स्वाभाविक रूप से जन आंदोलन का क्या भवितव्य है? इतने किसान का जो जन आंदोलन है वो चला, लेकिन हम देखते हैं कि जन आंदोलनों को आंदोलनजीवी कहा जाता है, कैमराजीवी कहा जाता है, नक्सलाइट बताया जाता है, किसान आंदोलन पे भी खालिस्तानी होने का आरोप किया गया। तो ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा, जो लीडरशिप है, क्या वो जन आंदोलन से ही जन्मेगी? जैसे केजरीवाल का जन्म आंदोलन से हुआ, टिकैत सामने आए, कन्हैया जेएनयू से आए, तो क्या आपको लगता है कि जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो भी जन आंदोलन से ही आएगी? दुनिया में लोकतंत्र का सामान्य नियम तो यही है कि नेतृत्व जन आंदोलनों से आता है, और भारत का तो यही है। और बीजेपी जन आंदोलनों से इसीलिए डरती है क्योंकि बीजेपी ने आंदोलन देखे नहीं हैं। ये तो देश आंदोलन से पैदा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उससे देश पैदा हुआ है। जिन्होंने उस आंदोलन में एक बूंद खून की नहीं दी, उन्हें आंदोलनों से डर लगता है। वो आंदोलन जीवी कहते हैं। वो जानते नहीं कि सबसे बड़ा आंदोलन जीवी मोहनदास करमचंद गांधी था इस देश का, है ना। तो ये तो आंदोलन से निकला देश है। आंदोलनों की बहुत महती भूमिका है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इस देश के तमाम जन आंदोलनों की केवल एक भूमिका होनी चाहिए, और वो ये 2024 का जो चुनाव है, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा का चुनाव है। इस संविधान सभा के चुनाव में मेरा संविधान ना हार जाए, इस वक्त इस देश के सभी जन आंदोलनों को केवल ये काम करना चाहिए आगामी 4 महीने में कि 2024 में बाबा साहेब का संविधान ना हार जाए। बाकी सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी। मिनिमम वेजेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रगल हो जाएगा, एमएसपी हो जाएगा, सब बाद में हो। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो सब कुछ बचा लिया जाएगा। जो सत्ता में आएंगे उनका भी कान पकड़ के उतार लिया जाएगा। लेकिन अगर वो ज़मीन बचेगी तब, और उसका संघर्ष करना आज इस देश में केवल 2024 का चुनाव केवल एनडीए और इंडिया का चुनाव नहीं है, वो मेरा आपका चुनाव है, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, हर जन आंदोलन का चुनाव है। वो हमें करना है, इसके लिए काम करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी थी इसलिए हम ज़्यादा नहीं आपसे बात, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सब मुद्दे बताए। योगेंद्र यादव सर हे आशावादी आहेत। 2024चा निकाल जो आहे तो अजून फायनल झालेला नाही आहे। आत्ता जरी 5 राज्यांचे निकाल काही विपरीत लागले असले तरी ते मानायला तयार नाही आहेत। अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे। विरोधी पक्षांसमोर काय आव्हानं आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जनतेसमोर काय आव्हानं आहेत हे त्यांनी सांगितलं। परत एकदा आभार त्यांचे मानतो, आणि बॉलिवूडच्या या खास कार्यक्रमामध्ये आपण इथंच थांबूया। तुम्हाला कार्यक्रम कसा वाटला तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। धन्यवाद।